हेडिंग लिखेंगे सबसे ऊपर नेशनल इनकम, हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। इस पॉइंट के कितने डायमेंशन हैं या कितने मुद्दों पर बात होगी तो हम समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय आय का टॉपिक हमने कंप्लीटली सक्सेसफुल्ली पढ़ लिया और इसमें से आने वाले सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम, है ना। पहला पहला प्रश्न हमारा क्या है कि व्हाट इज द नेशनल इनकम या व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। दूसरा मुद्दा क्या बनेगा, दूसरा ये है कि हम राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं। राष्ट्रीय आय को अगर हम एक शब्द में डिफाइन करने के लिए कहें, आप मान लीजिए बहुत टेक्निकल बात नहीं जानते कि राष्ट्रीय आय में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन सबको छोड़ दो, इस तरह की बातें ना करो, तो आप क्या बताओगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आय है। हाँ, ये तो एकदम क्लियर हो गया। नहीं, फिर गड़बड़ कर दोगी। उस देश में रहने वाले लोग ही थोड़ा राष्ट्र होते हैं, राष्ट्र तो कोई भी व्यक्ति होता है। तो मोटी बात क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय शब्द हमको क्या सजेशन दे रहा है, नेशनल इनकम टर्म हमको क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये कैसी इनकम होगी, नेशनल की होगी, देश की नहीं होगी, राष्ट्र की होगी। राष्ट्र देश अलग अलग चीजें हैं, वही अभी हमें समझना है। तो एक तो हमें यह जानना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या इसकी आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्यों हम करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना। बहुत लेथार्जिक है ये, बहुत बड़ा काम है और बहुत सारा मशीनरी इसमें लगती है। तो क्यों करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्यों हम एस्टिमेट करते हैं, क्यों इसकी गणना करते हैं। और दुनिया ने इसकी गणना करने के लिए, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए दुनिया ने बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं। माइक ऑन था ना। बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं या कौन कौन से कुल कॉन्सेप्ट हैं हमारे जिनको हम नेशनल इनकम काउंटिंग, बहुत बड़ा काम है नेशनल इनकम काउंटिंग करना, बहुत बड़ा काम है। क्यों बड़ा है अभी आगे आप देखेंगे। तो मेथड्स क्या क्या है हमारे पास जिनसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, विधियां क्या है हमारे पास राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए मेथड्स हमारे पास क्या है। तीसरा बिंदु हमारा काम का ये है। और फिर इसका हिस्ट्री क्या है ना, इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे ये डेवलप हुआ और किस तरह से ये समाज को प्रभावित कर रहा है और वर्तमान समय में इसकी क्या भूमिका है। इतने बिंदुओं पर हमको बात करनी है। इतने बिंदुओं पर जाने से पहले कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमको समझ लेना चाहिए, कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए। जैसे अभी कन्फ्यूजन है आप लोगों को कि देश की आय है, कोई कह रहा है कि राष्ट्र की आय है, कोई कह रहा है कि लोगों की आय है। तो ये सारी बातें सही हैं या सारी बातें गलत हैं या इनमें कुछ बात बची हुई है। तो देश और राष्ट्र में कोई अंतर होता है, क्या होता है। देश एक जियोग्राफिक यूनिट है, भौगोलिक इकाई है। किसी भी देश का एक सीमा होगा, उसकी एक बाउंड्री होगी, उससे कुछ राष्ट्र छू रहे होंगे, कुछ उनके नेबरिंग कंट्रीज होंगे। जैसे आप ज्योग्राफी में कभी भी, भारत के ज्योग्राफी की बुक में कभी भी इंडिया के लिए आपने नेशन शब्द लिखा हुआ नहीं देखा होगा। भूगोल की किताब में भारत क्या है, एक देश है। और राष्ट्र क्या है, भावनात्मक इकाई है, इमोशनल यूनिट है वो। ये इमोशन सेंटिमेंट किस पर जुड़ा होता है, किसी न किसी कल्चरल आइडेंटिटी पे, किसी सांस्कृतिक पहचान के साथ। अगर आप एकत्व का भाव आपके मन में है, आपके मन में यूनिटी का फीलिंग है, किस आधार पे, राष्ट्रवाद या राष्ट्र क्या है, राष्ट्र है एकता का
भाव, एकता का अनुभव, सेंटिमेंट ऑफ यूनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। कल्चर मतलब भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति, संप्रदाय, पूजा पद्धति, इनमें से किसी एक के आधार पर अगर आपको लगता है कि ये मेरा भाई है तो आप में राष्ट्रवाद है। अगर आपके मन में ये भावना हो कि मैं बिहार वाला, अगर आपके पास नदी में दो लोग डूब रहे हैं, एक बिहार का आदमी है, एक यूपी का आदमी है, और दोनों के पीठ पे लिखा हुआ है, जो डूब रहा है उसके पीठ पे लिखा है उत्तर प्रदेश, दूसरा डूब रहा है एक पे लिखा है बिहार, और आप हैं बाई बर्थ बिहारी, और आप उस नदी में डूबते हुए दोनों आदमी में से किस आदमी को बचाएंगे? बिहारी को। तो ये आपका बिहारी राष्ट्रवाद है, भारतीय राष्ट्रवाद नहीं है। लेकिन अगर आप जो है नदी में एक आदमी डूब रहा था, उसकी पीठ पे लिखा है अमेरिका, एक दूसरा आदमी डूब रहा है जिसकी पीठ पे लिखा है इंडिया, तो आप किसको बचाएंगे? इंडिया को बचाएंगे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? भारतीय राष्ट्रवाद है। मतलब आप में कई राष्ट्रवाद है, कई राष्ट्र आप समझते हैं। तो राष्ट्र का मतलब क्या है कि किसी भी हम सांस्कृतिक इकाई के आधार पर एक दूसरे के प्रति एकता का भावना रखते हैं, तो ऐसे बात को हम राष्ट्र कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आदमी अमेरिका में है लेकिन वो इंडिया के प्रति अपना इमोशनल सेंटीमेंट रखता है, तो वो कैसा आदमी है? वो कौन से राष्ट्र का हिस्सा है? भारत राष्ट्र का हिस्सा है। अब अमेरिका में रह रहा आदमी अगर पैसे कमा रहा है तो वो किसके राष्ट्र की इनकम में जुड़ेगा? भारत के। रेमिटेंसेज भेजेगा वो, तो रेमिटेंसेज भेजेगा तो कहाँ जुड़ेगा? और अगर इंडियन नहीं होता तो कहाँ रेमिटेंसेज भेजता वो? बात समझो, है ना? तो देश और राष्ट्र दो अलग अलग धारणाएं हैं। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, राष्ट्र एक इमोशनल यूनिट है, राष्ट्र एक सेंटिमेंटल यूनिट है, जबकि देश एक जियोग्राफिक यूनिट है जो किसी निश्चित लैंड पर रहती है। राष्ट्र का भाव है, राष्ट्र एक व्यक्ति है, इसलिए वो कहीं भी रह सकता है। और हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने के लिए आए हैं? क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं। इसलिए हम हर उस व्यक्ति की इनकम को पढ़ेंगे जिसकी नेशनलिटी इंडियन है। हर उस व्यक्ति की इनकम जिसकी राष्ट्रीयता भारतीय है, भारतीय राष्ट्र का इनकम माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? नेशनलिटी इंडियन होने का मतलब क्या है? जो तो इंडिया में रह रहा है उसकी तो नेशनलिटी है ही इंडियन, लेकिन मान लीजिए कि कोई भारत के बाहर रह रहा है, तो भारत के बाहर भारत का आदमी भारत के बाहर रह रहा होगा तो क्या होगा? वो अगर 180 दिनों से ज़्यादा रहता है वो भारत के बाहर, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, एनआरआई कहते हैं। 180 दिन से बाहर ज़्यादा रह रहा है तो। और अगर वो परमानेंटली उसने अपनी सिटीजनशिप भी ले ली है कहीं की, तो वो कुछ भी कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी इनकम को भारतीय राष्ट्र का इनकम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत में रह रहा है या भारत में नहीं रह रहा है लेकिन उसकी नेशनलिटी इंडियन है, तो उसकी इनकम को हम भारतीय राष्ट्र की इनकम में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। कैसे करेंगे अभी उसको हम सीखें। तो ये बात क्लियर हुआ आपको? पहली बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात हमको ये जाननी चाहिए कि जो जियोग्राफिक बाउंड्री होती है किसी भी राष्ट्र की, जैसे राष्ट्र की भी एक भौगोलिक सीमा है ही, सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीयता कहाँ है? तो भारत में है ना? लेकिन किसी भी राष्ट्र की जो जियोग्राफिक यूनिट होती है, जो जियोग्राफिक लिमिट होती है, बाउंड्री होती है, और जो उसकी इकोनॉमिक बाउंड्री होती है, दोनों अलग अलग होती है। आर्थिक सीमा, राजनैतिक सीमा, दोनों अलग अलग हैं। जैसे इंडिया जो नेशन है उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री अलग है, लेकिन इकोनॉमिक बाउंड्री, कैसे कह रहे हैं इस बात को? जैसे बहुत सारा भारत में भी अगर हम कहें कि अगर पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है किसी भी कंट्री की, क्या डेफिनेशन है पॉलिटिकल बाउंड्री की?
जहाँ पे वो सेना लगाता है ना। जहाँ पे वो सेना लगाता है वो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, और दो देशों की पॉलिटिकल बाउंड्री के बीच में एक नोमेंस लैंड होता है ना। जैसे अगर अगर मान लीजिए कि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है, और भारत का सैनिक इधर खड़ा है, पाकिस्तान का सैनिक इधर खड़ा है, रोज क्या होगा, मारपीट होगा। पाकिस्तान वाला कुछ बोलेगा, भारत वाला कुछ बोलेगा, हर दिन गन चलेगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर आप पीछे आपकी सेना खड़ी होगी, 1 किलोमीटर पीछे मेरी सेना खड़ी होगी। बाउंड्री से 1 किलोमीटर पीछे आप अपने बंकर्स बनाएंगे, बाउंड्री के 1 किलोमीटर पीछे हम अपने वॉच टावर्स बनाएंगे, और ये 2 किलोमीटर का एरिया क्या होगा, नो मैंस लैंड होगा। ना इसमें पाकिस्तानी बच सकता है, ना भारतीय बच सकता है। नो मैंस लैंड में जब भी मीटिंग होगी तो दोनों सेनाओं के किसी अधिकारी की मीटिंग होगी, फ्लैग मीटिंग होती है वो। तो नो मैंस लैंड बनाते हैं वो, तो मान लो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ हो नहीं सकती है। लेकिन हम नो मैंस लैंड को छोड़ के अगर हम पॉलिटिकल बाउंड्री को ये माने कि जहाँ पर सेना लगी हुई है वो पॉलिटिकल बाउंड्री है। समुद्र में आपको कुछ ऐसा क्षेत्र भी मिलता है जहाँ पर आप सेना तो नहीं लगा सकते, आप पॉलिटिकली उसको अपना बाउंड्री नहीं मान सकते, लेकिन आपकी इकोनॉमिक बाउंड्री होती है वो 200 नॉटिकल माइल तक सेना नहीं लगा सकते। लेकिन वहाँ पर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। किस तरह के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं समुद्र में, जैसे गैस है उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वहाँ से कुछ मिनरल्स मिलते हैं उनको कर सकते हैं। एक्वेटिक लाइफ है पूरा, तो भारत में पूरा ब्लू इकोनॉमी डेवलप करने का प्रयास किया सरकार ने, उसको कहा कि अलग सेगमेंट है। ब्लू इकोनॉमी पे भी पिछली बार क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, आगे हम लोग मेंस वाली क्लास में करेंगे उसको। तो ऐसा करके भी क्षेत्र है हमारे पास जो सीधे हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री में आ रहा है, हमारी आर्थिक सीमा में वो आ रहा है। तो वहाँ से होने वाली आय कहाँ जाएगी, जैसे मान लो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई का नाम सुना है, कहाँ पे है ये, समुद्र के अंदर है। क्या करते हैं वहाँ से हम लोग, किसकी इनकम में जुड़ता है वो, वहाँ से जो पेट्रोल निकाला गया बिका, उससे जो आय हुई किसकी आय में जुड़ेगा, वो देश की राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, नेशनल इनकम में जुड़ेगा। महाराष्ट्र की आय में नहीं जुड़ेगा, महाराष्ट्र के जीएसडीपी में नहीं जुड़ेगा वो, लेकिन जीडीपी में जुड़ जाएगा वो, राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एरिया है, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं लेकिन हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री है। इसके अलावा विदेशी दूतावास आपके यहाँ काम करते हैं, एम्बेसडर्स रहते हैं ना, एम्बेसीज काम करते हैं। जैसे मान लो अमेरिकन एम्बेसीज वर्किंग इन इंडिया, तो अमेरिकन एम्बेसी में क्या काम होता होगा, एम्बेसी में क्या काम होता है, नहीं जासूसी तो अंदर खाने होती है, रियल में काम क्या होता है, जास है। और यहाँ से जो लोग जाते हैं, है ना, अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको क्या करना होगा, उस एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना होगा कि क्यों जाना चाह रहे हैं, कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य है जाने का, सारा डेटा दीजिए, कहाँ से, इंडिया में कहाँ से हैं, कोई अपराध नहीं किया है आपने, सारी कंडीशंस लगा के फिर आपसे वीज़ा मिलेगा आपको। उस वीज़ा के आधार पर आप अमेरिका जाएंगे, वीज़ा के लिए फ़ीस देना होगा आपको। ये फ़ीस किसकी इनकम हुई, अमेरिकन एम्बेसी की हुई। इनकम किसकी हुई है, अमेरिका की हुई। अमेरिकन एम्बेसी है कहाँ, दिल्ली में। तो आपके पॉलिटिकल बाउंड्री में है वो, लेकिन उसकी इनकम तो आप में जुड़ नहीं रही है, तो आपकी इकोनॉमिक बाउंड्री के बाहर है। ठीक ऐसा ही आपका भी एम्बेसी अमेरिका में काम कर रहा है, अमेरिका से कोई इंडिया आता है तो वो भी फीस लेता है, तो उसको जो इनकम होती है वो किसकी इनकम में जुड़ता है, इंडिया के इनकम में जुड़ता है, वो अमेरिका की इनकम में नहीं जुड़ता। तो पॉलिटिकली तो अमेरिकन एम्बेसी का पार्ट, अमेरिकन पॉलिटिकल बाउंड्री का पार्ट है वो, लेकिन इकोनॉमिकली कहाँ है वो, इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है वो। क्या ये बात समझ में आई, समझ में आ रहा है। तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है कोका कोला, या एक कंपनी है डोमिनोज, है ना। ये पिज्ज़ा बेचती है, आप लोग खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचती है, आप पीते हैं, दोनों ही एक साथ ही चलाते हैं आप, पिज्ज़ा आता है तो कोल्ड ड्रिंक भी आ जाता है।
तो पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक खाने और पीने से जो इनकम हुआ, उसमें जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई, मान लो वो तो इंडिया में कंज्यूम हुई, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आया, उसका जो बेनिफिट हुआ वो कहाँ गया? जहाँ की होगी वहाँ गई। तो किस पॉलिटिकल बाउंड्री में काम कर रहा है वो? लेकिन इकोनॉमिक बाउंड्री क्या है उसकी? वो जिस देश का है, अमेरिका या जहाँ का भी है, जर्मनी, जापान, जहाँ का भी है, उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक बाउंड्री में आ रहा है। तो क्या आपको पॉलिटिकल बाउंड्री और इकोनॉमिक बाउंड्री का अंतर समझ में आया? है ना? जियोग्राफिक बाउंड्री अलग, जियोग्राफिक बाउंड्री पूरी है, जियोग्राफिक बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री, इकोनॉमिक बाउंड्री। जियोग्राफिक बाउंड्री कहाँ तक है? जहाँ तक भारत माना जाता है, मतलब 200 नॉटिकल माइल भी जियोग्राफिक बाउंड्री का हिस्सा होगा। समुद्र तट से जियोग्राफिक जो 120 200 नॉटिकल माइल की दूरी है, वो भी जियोग्राफिक बाउंड्री का हिस्सा होगा। तो जियोग्राफिक बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री वो है जहां आप सेना लगा सकते हैं। इकोनॉमिक बाउंड्री जहां तक के आर्थिक संसाधन आपके नियंत्रण में हैं, जहां तक से पैसा आपकी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, वो सब उसका भाग बनता है। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? तो राष्ट्रीय आय क्या हुआ? जो भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र का हिस्सा है वो सब राष्ट्रीय आय है। अब देखिए, एक शब्द अभी आपको और आगे सुनने को मिलेगा, वो है उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा कुछ शब्द सुना है? इकोनॉमिक्स पढ़ा है कभी? 10th तक पढ़ा है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ ऐसा सुना है? उत्पादन के साधन क्या क्या है? जैसे अगर हमें किसी भी वस्तु की उत्पादन लागत निकालना हो, दरअसल अभी इसमें ये सारे शब्द यूज होंगे, इसलिए हम पहले ही उनको क्लियर कर दे रहे हैं। उत्पादन लागत या साधन लागत या बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, फिक्स्ड प्राइस, इस तरह के टर्म अभी आगे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, इसलिए हमें इनको समझ लेना चाहिए। तो अगर हम आपसे कहें कि किसी भी वस्तु के उत्पादन लागत के बारे में बताएं, किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बताएं, तो क्या बताएंगे आप? कैसे कैसे हम निकालें? जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल कितने का भी बिकता होगा मार्केट में, लेकिन अगर हमें इसकी साधन लागत निकालनी है, इसका हमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, इसका हमें लागत मूल्य निकालना है, या कॉस्ट जिसे हम लोग कहते हैं निकालना है, तो क्या करें? कहाँ कहाँ से कॉस्ट आई होगी? मतलब कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उन पर होने वाला खर्च ही किसी वस्तु की साधन लागत है। उत्पादन के साधनों पर होने वाला खर्च उत्पादन लागत है ना? अब सवाल यह है कि उत्पादन के साधन क्या क्या हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। 4 उत्पादन के साधन है। इनमें से लैंड को क्या मिलेगा? तो मिलेगा रेंट। आप ना हवा में कोई चीज नहीं बना सकते। क्यों? कोई फैक्ट्री हवा में लगा सकती हो तुम? किसी भी चीज का प्रोडक्शन आप हवा में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जमीन की जरूरत पड़ेगी। और जिस जमीन पर आप उत्पादन करने के लिए अपनी फैक्ट्री या मशीनरी लगाएंगे, उस जमीन का किराया आपको देना पड़ेगा। आप हो सकता है खरीद लिए हो तो किराया वो ग्रेजुअली समझा जाएगा, या आप किसी के रेंट पे ले लिए हैं तो वो रेंट पे समझा जाएगा। आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्शन, चाहे वो आप किसी चीज का कर रहे हो, आपको क्या चाहिए होगा? लैंड चाहिए होगा। और लैंड पे आपको क्या देना होगा? रेंट देना होगा। चाहे आप खुद श्रम करें, चाहे आप दूसरे से करवाएं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप अपने श्रम का मूल्य लेंगे। कोई भी उत्पादन क्या श्रम के बिना किया जा सकता है?
वैरायटी ऑफ लेबर अलग हो सकता है। जैसे मैं भी तो श्रम कर रहा हूं ना, श्रम जो है रिक्शे वाला भी कर रहा है। वैरायटी ऑफ लेबर अलग हो सकता है, श्रम का प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन सभी क्या कर रहे हैं, श्रम के बिना कोई भी आर्थिक उत्पादन नहीं किया जा सकता, कोई भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन बिना लेबर के नहीं किया जा सकता। और जो लेबर है उस पर क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं, है ना। तो उसको क्या चाहिए होगा, वेज चाहिए होगा। कोई भी चीज के प्रोडक्शन को कभी भी कैपिटल के बिना नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ रिसोर्स आपको लगाने पड़ेंगे, भले ही वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो कैपिटल आपने लगाई है उस पर आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। जो भी कैपिटल आपने ली है, पैसा आपने कहीं से लिया है, तो उसका आपको ब्याज भरना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे पैसे खर्च हो जाते हैं आपके। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, रिस्क। किसी ने फैक्ट्री लगाई, करोड़ों रुपए खर्च किया, साल भर मेहनत करी, पैसा आएगा ये सोच के किया ना, तो रिस्क है। और रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा, प्रॉफिट से। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मौज में रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट में भी बेचारा रहता है। इसका साथ कोई नहीं देता है। ये सब अपने, जो भी आपने जमीन ली है, लैंडलॉर्ड आके टाइम से किराया ले जाएगा, लेबर जो है टाइम से अपना पारिश्रमिक ले लेगा, कैपिटल अपना टाइम से ले लेगा इंटरेस्ट। बचता कौन है, एंटरप्रेन्योर। ये सबसे बेचारा होता है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट काम कर गया, हाँ, तो सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी का रहता है। तो अगर हम कहें कि इस पेन की लागत क्या है, तो मान लीजिए कि एक ऐसी, इमेजिन करिए कि एक ऐसी फैक्ट्री है जिसने पूरे साल में 100 पेन बनाए। अब वो पूरी फैक्ट्री ने जो 100 पेन बनाए, पूरे साल का उसने क्या किराया दिया, क्या सैलरी दी, क्या इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट तो छोड़ ही दो अभी फिलहाल, वो उसका क्या हो गया, उत्पादन लागत हो गया। जैसे जो किराया हम दे रहे हैं महीने भर का, उससे हम मान लीजिए 100 पेन बना रहे हैं, तो और किराया मान लीजिए कि 100 रुपया दे रहे हैं, तो एक पेन पर रेंट कितना गया, 1 रुपये। ऐसे ही मान लीजिए मैंने पारिश्रमिक 100 रुपये दिया है, वेजेस 100 रुपये दिए हैं और 100 पेन बने हैं, तो पेन पर लेबर कॉस्ट कितनी आई, 1 रुपये। तो पेन का लागत कितना हो गया, 2 रुपये। उस पेन को बनाने के लिए हमने जो पैसा ऋण लिया था उस पर हमने 100 रुपये ब्याज दिया, 100 पेन बना है, तो कितना हो गया एक पेन पे इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो गया, 100 रुपये। पेन की कॉस्ट बढ़ के कितनी हो गई, 3 रुपये। अब इसमें मैं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट को मैनेज करूंगा। मान लो मैं 1 रुपये अपनी प्रॉफिट लेता हूँ, क्योंकि सारा रिस्क मेरा है, तो 100 रुपये में प्रॉफिट लेता हूँ, तो ये 100 रुपये क्या हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट हो गई। तो लागत इसकी कितनी आ गई, 4 रुपये। अब इसके बाद क्या होगा है? इसके बाद सरकार आती है, लाओ इस पर सेंट्रल एक्साइज दो, मतलब इस पर टैक्स लगाएगी। ये तो फैक्ट्री तक मामला था। फैक्ट्री से बाहर जाते साथ इस पर तरह तरह के टैक्सेस लगने शुरू हो जाएंगे, कास्केडिंग होने लगेगी। कास्केडिंग जानते हैं? हालांकि कास्केडिंग को रोकने के लिए सरकार ने जीएसटी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, टैक्स पे टैक्स लग जाता था। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब कि टैक्स ऑन टैक्स। जैसे यहाँ पे टैक्स दिया, जैसे मान लीजिए आपने हमसे इसको, होलसेलर हैं आपने इसको हमसे 100 रुपये में खरीदा, 10% ड्यूटी लगाई इस पर हमने, आपने हमको भुगतान किया कितने का, 110 रुपये का। आपने जाके इनको बेचा तो बोला कि 110 का है, इन्होंने भी 10% दिया। कितने, किस पे दिया, 110 रुपये पे 10% दिया इन्होंने। तो इन्होंने तो 10 रुपये टैक्स पे भी टैक्स भरा ना, तो क्या हुआ, टैक्स पे टैक्स हुआ, कास्केडिंग हुआ, महंगा हो गया एक चीज है, 121 हो गया, है ना। बात समझ में आई ना मैं क्या कह रहा हूं, टैक्स ऑन टैक्स हो गया ना ये तो। और इससे फिर भी किसी और को बेचा, उनने किसी और को, जो मेन रिटेलर है वहां तक जाते जाते 3-4 सीढ़ियों में गया वो, और हर बार टैक्स पे टैक्स लगता गया, टैक्स पे टैक्स लगता गया, चीज़ें महंगी होती गई।
इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या बोला, जीएसटी होगी, सिंगल टैक्सेशन होगी, और वो भी टैक्स इनपुट होता रहेगा। इनपुट पे जो टैक्स दिया है और आउटपुट पे जो मिला है वो खत्म हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना, जैसे इन्होंने 10 रुपये टैक्स दिया तो इनके अकाउंट में 10 रुपये जमा हो जाएंगे। अगली सीढ़ी में जैसे ही वो बिकेगा इनको वापस मिल जाएगा वो टैक्स जितना इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। आगे हम समझाएंगे उसको ज़्यादा डिटेल में, अभी इतना हल्के में नहीं समझ पाओगे। ये बात समझ में आई? तो इन पर लगने वाली लागत को हम किसी भी वस्तु का लागत मूल्य कहते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ठीक, नोट करते चले गए सब। अभी हम ना इसको बाद में और बढ़िया से आपको लिखवाएंगे, नोट्स बनवाएंगे। अभी पहले कुछ शब्दावलियां हैं, इनको आप समझ लें ताकि आगे जब हम इनको यूज करें अपने लिखने में तो आपको क्लियर रहे कि ये क्या है, या कहीं आप न्यूज़पेपर में पढ़ें तो आपको ये क्लियर रहे कि ये क्या कहा जा रहा है। तो एक तो हमने बताया आपको कि सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या है, कैसे उनमें पैसे हमारे बढ़ते रहते हैं, हमारी लागत कैसे बढ़ती रहती है। दूसरी बात जो आपको जाननी है इस रेफरेंस में वो है मार्केट प्राइस क्या होता है। जैसे लागत, दरअसल इस बात को आने से पहले हमें एक बात और करनी चाहिए आपसे, वो बात आप समझ लें। एक शब्द बार बार आ रहा है, प्रोडक्शन। तो क्या समझते हैं इसके बारे में आप लोग? प्रोडक्शन क्या है? किसी चीज का कोई उत्पादन प्रोडक्शन कहा जाएगा। कैसे मानेंगे कि प्रोडक्ट कैसे मानेंगे किसी चीज को? प्रोडक्ट वो है जिसका मॉनेटरी टर्म्स में कोई वैल्यू हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं सर्विस प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं अपने भाई को पढ़ा रहा होता तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। आपके घर में काम वाली बाई आती है, काम करती है, 3,000 रुपया सैलरी लेती है, वो क्या है? सर्विस प्रोडक्शन है, और उसकी आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी। फिर एक दिन आपने उसी काम वाली से शादी कर ली, अब वो और ज़्यादा काम करती है, पूरे घर को और बढ़िया से साफ कर, पहले कोने में झाड़ू नहीं मारती थी, अब कोने में भी मारती है ना। पहले बर्तन को ढंग से नहीं धोती थी, साबुन लगा रह जाता था, अब अच्छे से धोती है, साबुन भी नहीं लगा रह जाता। अब उसको क्या पैसा दे रहे हैं आप? दे तो सारा रहे हैं आप, सारा उसी को दे रहे हैं, लेकिन उसकी इनकम अगर नेशन में पूछी जाएगी तो क्या है? जीरो है, कोई इनकम नहीं है। वो राष्ट्र की निगाह में, वो सरकार की निगाह में इनकम प्रोड्यूसर नहीं है। तो हमेशा प्रोडक्ट वो होगा जिसका पैसे में कोई मूल्य होगा। और पैसे का मूल्य हम किस चीज़ के लिए देते हैं? एक ना हमारे साथ अभी इस पेज पे फिर से आ जाएंगे आप लोग। अब हमारे साथ एक चार्ट बनाइए। प्रोडक्ट क्या है? वो है उत्पाद। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। हमने क्या परिभाषा बनाई इसकी कि मॉनेटरी टर्म्स में कोई वैल्यू होनी चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मौद्रिक मूल्य नहीं है, तो इसको हम उत्पाद नहीं कहेंगे। आपको दो उदाहरण भी हमने, कोई डॉक्टर है, क्लिनिक में आपका इलाज कर रहा है, वो सर्विस प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपनी वाइफ के लिए दवाइयाँ दे रहा है, अपने वाइफ का इलाज कर रहा है, कोई सर्विस प्रोडक्शन नहीं कर रहा है वो, है ना। वो बाकी चाहे जो कर, उसको कोई भी नाम दे दीजिए, वो चैरिटी कर रहा है, फैमिली की हेल्प कर रहा है, कुछ भी आप कह लो, पर वो सर्विस प्रोडक्शन या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो मौद्रिक मूल्य होना जरूरी है। किन किन चीज़ों के लिए आप मौद्रिक मूल्य का भुगतान करते हैं? क्या क्या चीज़ें तुम खरीदती हो? बोलो बोलो बोलो। नहीं, उनको कैटेगरी में रखना हो तो क्या कहेंगे? वस्तुएं खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं। और अगर कोई और आप भुगतान कर रहे हैं जिसमें आपको कोई वस्तु नहीं मिल रही है तो आप ये समझिएगा कि वो सेवा है। मतलब कोई ऐसी चीज आप खरीद रहे हैं जो इंटेंजिबल नेचर की है, तो इसको क्या मानिएगा आप? ये सेवा है ना। जैसे आप मोबाइल फोन खरीदे, वस्तु है। मोबाइल फोन से आप किसी को बात करते हैं, उसको छू नहीं सकते आप, इंटेंजिबल है वो।
तो वो आपने क्या खरीदा, उसके लिए 400 रुपये का रिचार्ज किया, तो वो क्या खरीदा आपने, सेवा खरीदा। डॉक्टर के पास गए, उसने हाथ पकड़ा या हाथ नहीं भी पकड़ा, ऐसे ही बातचीत से पता चल गया कि आपको क्या तकलीफ है, और उसने पर्चे पर खच खच ऐसा कुछ लिख दिया कि आप जान ना पाए कि क्या लिखा है, नहीं तो आप ही डॉक्टर बन जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ लिखा, उसने क्या किया, और आपसे 1000 रुपये ले लिया। क्या दिया उसने, सेवा दी। फिर वो आप पर्चा लेके गए, तो पर्चे में वो डॉक्टर लिख के दिया रहता है कि मैंने तो लूट लिया है, तू भी लूट ले, है ना। तो वो जो है दवाइयाँ बहुत सारी देता है, तो दवाइयाँ दिया तो वो तो आप छू सकते हैं, वो क्या है, वस्तु है। तो वस्तु और सेवा का अंतर समझ में आ रहा है। सेवाएं कौन है, इंटेंजिबल हैं, और उनके लिए भी आपको भुगतान करना पड़ता है। इसलिए जब किसी इंटेंजिबल आइटम के लिए आप भुगतान करिएगा तो समझिएगा कि वो क्या है, सर्विस है। तो हम प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है क्या, वस्तुएं, और दूसरा कैटेगरी ऑफ गुड्स, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं। अब सेवाओं में तो कोई बहुत विभाजन नहीं कर सकता, सेवाएं तो सेवाएं हैं। आप इनके टाइप में जा सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है ना, कोचिंग है, ये सब कुछ क्या है, सर्विसेज हैं। इनके इस तरह का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इनका कैटेगराइजेशन इनके नेचर के अनुसार कर सकते हैं। वस्तुएं अगर हम ऐसे देखेंगे तो गुड्स दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं फाइनल गुड्स, हिंदी में कहते हैं अंतिम उत्पाद या अंतिम वस्तुएं। और दूसरा कैटेगरी ऑफ गुड क्या है, इंटरमीडिएट, या उसको हम कहते हैं माध्यमिक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या अंतर है दोनों में, जब आप किसी चीज का उपभोग कर लेते हैं, या कोई भी वस्तु इस स्तर पे आपके पास आती है जिस स्तर पे वो उपभोग हो जाए, है ना, कंजप्शन लेवल पे अगर वस्तु है तो वो क्या है, फाइनल गुड है। किसी भी वस्तु का वह स्तर जिस पर वो उपभोग में ले ली जाती है। देखिए दो, किसी भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए पहले, फिर लिखिए। देखिए किसी भी वस्तु को आप क्यों खरीदते हैं, किसी भी वस्तु की बिक्री क्यों होती है, नहीं कंजप्शन के लिए थोड़ा ना होती है, बेचने के लिए भी तो होती है ना। तो दो ही उद्देश्य हैं किसी भी वस्तु को खरीदे जाने के। पहला उद्देश्य है उपभोग कर लेना, दूसरा उद्देश्य है वैल्यू ऐड करना उसमें। अगर हम एक शर्ट खरीद के ले आए पहनने के लिए, तो या तो पहनने के लिए ले आए होंगे, या एक शर्ट खरीद के ले आए होंगे उसको बेचने के लिए ले आए होंगे। और अगर हमने बेचने के लिए शर्ट खरीदी है तो हम हमेशा प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो, कुछ ना कुछ इसका मूल्य बढ़े, मूल्यवर्धन कहते हैं उसको हम, वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो या तो हम किसी वस्तु में वैल्यू ऐड करते हैं, और या तो अगर हमने वैल्यू ऐड नहीं करी तो हम कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आटा खरीदते हैं, है ना, फ्लोर मिल से आटा खरीदते हैं, उस आटे को हम क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। उसी आटे को बेकरी वाला खरीदता है, ब्रेड बना लेता है। जब वो ब्रेड बेचेगा तो आटे की कीमत को ब्रेड में शामिल करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए आटा क्या हो गया, इंटरमीडिएट कमोडिटी हो गई। हमारे घर में आया, डायरेक्ट कंज्यूम नहीं हुआ, रोटी बना के कंज्यूम हुआ, लेकिन रोटी बनाने से, आटे की रोटी बनाने से वैल्यू कोई ऐड हुआ उसमें, न्यूट्रिशन ऐड हुआ, टेस्ट ऐड हुआ, पैसा नहीं ऐड हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट पैसा, है ना। तो पैसा नहीं ऐड हुआ तो फिर काम का चीज़ नहीं है, वो फाइनल प्रोडक्ट है। आप रोटी बनाइए, खाइए, मोटे होइए, है ना, पैसा तो ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर पैसा ऐड होने का सिचुएशन है, या पैसा ऐड करने की स्थिति में है वो कमोडिटी,
तो वो कमोडिटी हमेशा क्या रहेगी, इंटरमीडिएट रहेगी। और अगर वो कंजप्शन के लेवल पे है, अब आप कहोगे कि रोटी भी कंजप्शन के लेवल पे है, आटा डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाएगा, लेकिन आटे से रोटी बनने में कोई मूल्यवर्धन नहीं हुआ है। अगर इसी आटे की रोटी ढाबे वाले ने बनाया होता तो हो सकता है कि वैल्यू ऐड कर लेता, वो हो सकता है कि करता ही करता, वो रोटी पकाने का भी पैसा जोड़ता। वो बात समझ में एकदम क्लियर कट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, ऐसे हैं जो वैल्यू एडिशन जिनमें होता है, और फाइनल गुड्स ऐसे हैं जो कंजप्शन के लेवल पे रहते हैं, है ना, उपभोग के स्तर पर रहते हैं। तो कोई भी वस्तु अगर उपभोग के स्तर पर आ गई तो कैसी होगी, वो उपभोग स्तर ही क्या कहा जाएगा, उसका फाइनल लेवल कहा जाएगा। और अगर वो मूल्यवर्धन की अवस्था में है, मूल्यवर्धन को अंग्रेजी में कहेंगे वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन की कंडीशन में है तो क्या कहेंगे उसको हम, इंटरमीडिएट कमोडिटी कहेंगे। एकदम क्लियर हुई बात, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा, अगर आपको नेशनल इनकम काउंट करना हो तो आपको क्या काउंट करना चाहिए, ये वाला या ये वाला, फाइनल गुड्स को काउंट करना, क्योंकि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस जुड़ा हुआ है, सम्मिलित है। तो आप एक बार में दो मूल्य नहीं जोड़ लेंगे। अगर आप इसका भी मूल्य जोड़ते हैं, इसका भी मूल्य जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक साथ आप दो मूल्य जोड़ रहे हैं, एक ही चीज का मूल्य दो बार आप जोड़ रहे हैं। अच्छा, क्या इसमें हम ऐसी भी वस्तुओं का मूल्य जोड़ सकते हैं जो वस्तुएं एक बार बेची जा चुकी हैं? जैसे मान लीजिए कि एक कार है, वो किसी ने बेची और किसी ने चलाई 2 साल, फिर उसको मन किया दूसरा कार ले लें, उसने उस कार को तमाम कार 24 को दे दिया। कार 24 ने उसको मॉडिफाई किया, थोड़ा सुंदर बनाया, थोड़ा जहाँ कटा फटा था उसको सही किया, इंजन सही किया और फिर से बेचा। तो कार्स 24 को जो इनकम हुई वो क्या राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? उस पर टैक्स दे देगा वो। नहीं, हम कह रहे हैं उसको जो कार बेच के वो हो रहा है, कार जो बिकी, ये क्या राष्ट्रीय आय, क्या उत्पाद माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक बार तो जुड़ चुका है, ये दोबारा फिर से जोड़ने का मतलब वो पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो पुरानी वस्तुओं को, स्मगलिंग किए गए आइटम्स को, या गैर कानूनी तरीके से कमाई गई संपत्तियों को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। जो तुम लोग घूस पाओगे, जैसे तुम जब एसडीएम बनोगे तो जो सैलरी पाओगे वो तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, लेकिन जो तुम अंडर टेबल पाओगे वो तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। अब उसको आप राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो रास्ते हैं, और उन रास्तों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। फाइनल गुड्स में ना कई कैटेगरी के गुड होते हैं। जैसे इनमें दो तरह की वस्तुएं हम लोग जानते हैं, अपने जीवन में यूज करते हैं। ये तो टॉपिक से थोड़ा अलग है, प्रकरण आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो जिनको हम फाइनल गुड्स कहते हैं वो हम दो तरह की वस्तुओं को प्रयोग करते हैं। एक को हम कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एक को कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या है? तेल, मसाला, टूथपेस्ट, ब्रश, कपड़े और धनिया मिर्चा तो जो आप लाए और ख़त्म कर देंगे। साबुन आप लाए हैं तो जिस दिन लाए हैं उस दिन से नहाना शुरू, और हफ्ते भर बाद फिर ख़त्म। वो कपड़ा धोना, साबुन, फिर हफ्ते भर बाद ख़त्म। तेल लाए हैं हफ्ते भर बाद ख़त्म, क्रीम लाए हैं हफ्ते भर बाद ख़त्म, डिओड्रेंट लाए हैं हफ्ते बाद ख़त्म। ये सब क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स हैं, फास्ट मूविंग है। लेकिन आप अपने लिए जो है मोटरसाइकिल खरीद के लाए हैं, वो भी कंज्यूमर गुड्स है, भी तो कंज्यूमर गुड्स है, कोई कंजप्शन करेंगे ना आप। लेकिन वो शूज जैसे ले आए हैं, शूज इतना नहीं खत्म होता, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जाएगा, सेमी ड्यूरेबल्स में जाएगा। तब इतना भी नहीं कि 10 साल चले जूता। 10 साल अगर चल भी गया जूता तो आप नहीं चला पाइएगा उसको, है ना, आप ऊब जाएंगे उसको पहन के कि इसको हटा ही देते हैं। आप भी तब तक नया जूता आ गया रहेगा, नया मॉडल आ गया रहेगा, आपका भी मन करेगा ई वाले से ई वाले में चले जाएं। तो वैरायटी चाहिए होता है ना आदमी को।
लेकिन जैसे घड़ी आप ले आए, सेमी ड्यूरेबल है, कुछ दिन तक तो पहनेंगे, 2-3 साल पहनेंगे ना। लेकिन अगर आप कार ले आए तो कम से कम 10 साल चलाएंगे आप जो है फ्रिज ले आए 10 साल 15 साल चलाएंगे, एसी ले आए 10-15 साल चलाएंगे। तो ये जो लंबे समय तक चलने वाले उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनको हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं। और जो तेजी से खत्म होने वाली वस्तुएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, एफएमसीजी कहते हैं, है ना। ये समझ में आई बात। और ये दोनों ही फाइनल गुड्स होती हैं, कंजप्शन पे कंजप्शन होता है इनका, है ना। तो कंजप्शन में हमने 2 कैटेगरी बनाई, एक एफएमसीजी की कैटेगरी बनाई और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कैटेगरी बनाई। कंज्यूमर ड्यूरेबल को हिंदी में कहेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, और इसके लिए जो शब्द एफएमसीजी के लिए जो शब्द यूज किया जाएगा उसको कहेंगे तेजी से उपभोग होने वाली वस्तुएं या तीव्र उपभोग वस्तुएं, बहुत तेजी से हम यूज कर, ठीक है। आगे हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे डिमांड और सप्लाई, है ना। तो डिमांड और सप्लाई क्या होती है, डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है। ये मान लो कि प्राइस का कर्व है और ये मान लो डिमांड का कर्व है ना। ऊपर के लिए जो ऊपर के लिए जो एक्सिस है ये शो कर रहा है प्राइस के बढ़ने को, और ये जो लेटा वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये शो कर रहा है ये शो कर रहा है डिमांड के बढ़ने को। डिमांड बढ़ती है तो हम देखते हैं कि प्राइस भी बढ़ जाता है, फिर डिमांड और बढ़ी, फिर प्राइस और बढ़ा, फिर डिमांड और बढ़ी, फिर प्राइस और बढ़ा, फिर डिमांड और बढ़ी, फिर प्राइस और बढ़ा। तो डिमांड और प्राइस का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ने पर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम इसको सप्लाई और प्राइस का ग्राफ बनाएं तो ये उल्टा बन जाएगा, इधर के लिए आएगा। जैसे जैसे सप्लाई आप बढ़ाओगे वैसे वैसे प्राइस उसका गिरता जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काट देते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं उसको हम कहते हैं बाजार। ग्राफिकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। वही वो मार्केट होता है जहां पर किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, ठीक। और मांग और आपूर्ति ही मिलकर मूल्य तय करते हैं। आपूर्ति और मूल्य में उल्टा रिलेशन है, आपूर्ति बढ़ी तो मूल्य गिरेगा। आप जो है मांग और आपूर्ति का नियम एकदम ब्रह्मास्त्र नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं है। आप पे लागू होता है, दुनिया की हर चीज पे लागू होता है, आपके मूल्य पर लागू होता है। अगर आप ज़्यादा बार अपने रिश्तेदारी में जाना शुरू कर दीजिए, आप अपने ससुराल कभी पहली बार जाइए, कितना स्वागत होता है, दामाद जी आए हैं, दामाद जी आए हैं। फिर और जाना शुरू कर दिया आपने, पहले तो बहुत अच्छा स्वागत होता था, अब और कम, अब और कम, अब और कम, अब आप रोज ही जाने लगे तो फ्रिज से पानी निकाल खुद ही पीना पड़ेगा आपको, है ना। अपने मामा के यहाँ अभी ससुराल का अवसर आपको नहीं मिला है, अब मान लीजिए अपने मामा के यहाँ जाते हैं बीच बीच में, तो मामा नानी लौटते समय पैसे वैसे देती है, अब आप जाकर रहने लगिए वहाँ पे, रोज ही रहिए आप। तो पहले अभी आप जाते तो आपके लिए विशेष खाना बनता है, आपकी पसंद के हिसाब से बनता है। अब आप रोज जाके रहने लगिएगा तो, है ना। तो बात यह है कि डिमांड और सप्लाई का बहुत गहरा रिलेशन है, ये सभी पर लागू होता है। जिसकी भी सप्लाई बढ़ी, सप्लाई और मूल्य का बहुत गहरा रिलेशन है, जिसकी भी सप्लाई बढ़ी उसका मूल्य गिर जाएगा। और डिमांड और सप्लाई में भी बहुत गहरा रिलेशन है, अगर मार्केट में डिमांड है सप्लाई हो जाएगी। बिहार बहुत बढ़िया उदाहरण है इस बात का, है ना। मार्केट में डिमांड है
मजबूत सप्लाई है। अरे चेन पे चेन बनी है सप्लाई की, हर गली मोहल्ला कूचे कहाँ नहीं सप्लाई चेन बनी हुई है। आप किसी भी दुकान के सामने खड़े होकर मुस्कुरा के 2 बार बात कर दीजिए, वो बता देगा हाँ रास्ता ऐसे ऐसे है, हम अपना घर बताइए हम पहुंचा देते हैं। सरकार कहती है बैन है ना, तरह तरह के कानून हैं, लेकिन डिमांड है, इसे सप्लाई अपना रास्ता ढूंढ लेती है। बहुत ताकतवर चीज है डिमांड। हर नैतिक अनैतिक चीज की सप्लाई हो रही है, गंदे से गंदी चीज की सप्लाई हो रही है। क्यों? तो डिमांड है तो सप्लाई रास्ता निकाल लेती है ना। लेकिन अब नया दौर आ गया है, अब सप्लाई डिमांड क्रिएट कर रही है। अब हम एयर प्यूरिफायर कहाँ से आया, मशीन लगा देते हैं, आप फ्रेश हवा में सांस लीजिए। क्यों? क्योंकि वायुमंडल को आपने दूषित कर रखा है, तथाकथित विकास आपका। तो ये डिमांड और सप्लाई का नियम समझ में आया? क्या कोई ऐसे, जैसे किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ी उसका मूल्य बढ़ जाएगा, चीनी की डिमांड बढ़ी चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा, पेट्रोल डिमांड बढ़ी पेट्रोल का कीमत बढ़ जाएगा, पेट्रोल की सप्लाई बढ़ी पेट्रोल कीमत नीचे हो जाएगी, चीनी की सप्लाई बढ़ी चीनी की कीमत नीचे हो जाएगी। क्या कोई ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता? उनको क्या कहते हैं? पहले तो बताओ समझ में आया डिमांड सप्लाई वाला नियम? क्या कोई ऐसी भी चीज आप जानते हैं जिस पर डिमांड और सप्लाई का कोई असर नहीं होता? हाँ, उनको गिवन गुड्स कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उनको क्या कहते हैं हम लोग? गिवन गुड्स। इनको हिंदी में कहते हैं ना निकृष्ट वस्तुएं, जैसे नमक हो। अकेला वही सबसे सटीक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं हो, हालांकि पेट्रोल भी गिवन है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि नमक सस्ता हो गया है आज लोग 5 चम्मच खा लेते हैं, या नमक महंगा हो गया है तो आज दाल जो है बिना नमक के बना लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं आप क्या? महंगा होने पर नमक कम यूज करना या सस्ता होने पर नमक ज़्यादा यूज करना, ऐसा कभी आपने सोचा अपने मन में? और अगर मन में सोचा भी है तो कर नहीं पाइएगा, है ना। तो ये कैसी वस्तु है? गिवन गुड्स है। कुछ ऐसी वस्तुएं हम अपने जीवन में यूज करते हैं जिनका हम कोई यूज नहीं, जिनका कोई यूटिलिटी नहीं है हमारी लाइफ में। जैसे स्त्रियां गहना पहन के रहती हैं, जैसे उनको ये भ्रम है कि वो गहना पहनती हैं तो सुंदर लगती हैं, पर यकीन मानो, क्या ही बोलूं इस बात पे, लेकिन है विवाद हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो जो है, पर ऐसा है नहीं, है ना। ये तो आपने आदत बना ली है पहनने की, इसलिए आपको लगता है कि मैं नहीं पहनी हूं तो मेरे नाक खराब लग रहा है, मेरा कान खराब लग रहा है ना। लेकिन सोचो कि जिसने नहीं पहना, मेरी नाक तो थोड़ा ना खराब लग रही है, मुझे नहीं पहनना था, बचपन से नहीं पहना, तो वो आपको देखने की वैसी आदत बन गई, इसलिए मैं ऐसा ही है, अब मैं पहन लूँ तो खराब लगूंगा, है ना। तो आपका वैसा देखने की आदत बन जाती है, बाकी सुंदरता का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, पान मसाला चबाते हैं, कोई फायदा नहीं है इनका, उल्टे ये नुकसान ही करेंगी आपको। तो ज्वेलरीज पे जो पैसे खर्च किए जाते हैं, जो ऐशो आराम पे पैसे खर्च किए जाते हैं, जो शराब पीने पे पैसे खर्च किए जाते हैं, जो तंबाकू खाने पर पैसे खर्च किए जाते हैं, इन सब को क्या कहा जाता है? वाइट गुड्स। इनका कोई यूज नहीं है आपकी लाइफ में, ये लग्जरी के लिए यूज करते हैं आप, कोई यूटिलिटी नहीं है इनकी। सफ़ेद वस्तुएं, ये श्वेत वस्तुओं का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कि पहले अंग्रेज लोग इसको अपनी लग्जरी के लिए यूज करता था, तो इसीलिए व्हाइट गुड्स उसका टर्म पड़ गया। तो व्हाइट गुड्स कैसा है? व्हाइट गुड जो व्हाइट है, व्हाइट है का मतलब ये है कि इसमें इससे कोई प्रभाव नहीं निर्मित हो रहा है। ऐसा हमको लग सकता है कि प्रभाव निर्मित हो रहा है, जैसे थोड़ा प्रभाव तो आता ही है इसका शरीर पे, है ना। आप कुछ भी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसका भी कुछ ना प्रभाव तो आता है शरीर पे, ड्रिंक करते हैं तो उसका कुछ ना प्रभाव तो शरीर पे आता ही है, लेकिन
कोई फायदा नहीं हो रहा है उससे, कोई आपकी जरूरत की चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि आप, जैसे खाना क्या है, खाना भूख लगी है सबको खाना ही पड़ेगा, क्या ऐसा ही शराब भी है? ऐसा तो नहीं है शराब, वो तो मौज करने के लिए पी लिया आपने, मजा लाने के लिए पी लिया आपने। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? वाइट गुड्स कहेंगे। और ये सभी वस्तुएं किस कैटेगरी में आती हैं? फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। इसलिए इन सब में जो इनकम होगी वो भी किसका भाग होगी? राष्ट्रीय आय का भाग होगी। मतलब सिगरेट बनाने पर जो पैसा खर्च होगा या जो इनकम होगी सिगरेट इंडस्ट्री को, जो इनकम होगी शराब इंडस्ट्री को, जो इनकम होगी ज्वेलरी इंडस्ट्री को, ये भी किसका भाग होगी? राष्ट्रीय आय का भाग होगी। या स्टेट में है तो जीएसडीपी का भाग होगी। जैसे बिहार सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगता है, बिहार सरकार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे पाते, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाते टाइम पे, उनके पास रेवेन्यू का बहुत अभाव है, पैसे की बहुत कमी है। तो उसका कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि यहाँ पर शराब पर पाबंदी लगी हुई, क्योंकि शराब एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है जो कि जीएसटी से बाहर है, और कंजप्शन का लेवल उसका क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो अगर इतने हाई लेवल कंजप्शन वाली चीज़ को आपने जीएसटी के दायरे से बाहर रखा तो आपका स्टेट वैट आएगा नहीं, तो आपकी इनकम घटी रहेगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हुआ? वस्तु किसे कहेंगे? सेवा तो सेवा ही है, उसमें तो कोई कैटेगरी होती नहीं है कि ये सेवा खराब, वो सेवा है अच्छी, सेवा सिर्फ सेवा होती है। तो वस्तुएं और सेवाएं, इन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक। अब इनको उत्पादन करने में क्या क्या लागत आती है, उसी को हम उत्पादन लागत कहते हैं। एकदम क्लियर हुई मेरी बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट क्या है ये समझ में आया? जब प्रोडक्ट समझ में आ गया तो ये प्रोडक्ट जो है कैसे काम में आएगा, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत आती है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोगों ने 4 बातें करी। उत्पादन लागत कहेंगे इसको। उत्पादन लागत में 4 चीजें आती हैं। क्या क्या? उत्पादन के साधन 4 हैं। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और मेंबरशिप। लैंड पे हमको क्या मिलेगा? लेबर को क्या मिलेगा? फीस मिलेंगे। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। मेंबरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो बात है, ये क्या है? यही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं उन पर जो कॉस्ट आई है, इसी को हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। क्लियर हुआ मामला? इस पर अभी हम बाद में ना सारे पारिभाषिक शब्दावलियां जितनी हैं, मतलब जितना भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती, उनको हम लिखवा भी देंगे। पहले हम पूरी बात को समझ लेते हैं। पर आप जो भी वाइट इस पे बोर्ड में बनता है आप अपनी कॉपी में जरूर बनाते रहें, रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा ये, है ना। सारी स्टोरी याद आ जाएगी, इन्हीं के माध्यम सारी स्टोरी याद आ जाएगी कि हमको क्या क्या बातें बताई गई थी उस टाइम पे। तो ये चारों बात समझ गए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है समझ गए। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस क्या होता है? मूल्य किसे कहते हैं? व्हाट इज प्राइस? अगर हम किसी वस्तु की प्राइस को निकालना चाहें तो कैसे निकालें? बिल्कुल, अगर वस्तु का हमें मूल्य निकालना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे जाना, तो फिर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। अगर किसी वस्तु को बनाने में जो लागत आई है उससे कम वस्तु, उससे कम मूल्य पे हम उसको बेच रहे हैं, तो कोई गुनाह अजीम कर रहे हैं आप।
ना, आप फिर तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं। तो हमेशा मूल्य में क्या जुड़ा रहेगा? साधन लागत। और साधन लागत क्या है? फैक्टर कॉस्ट क्या है? वो हमने बता दिया आपको। क्लियर है ना मामला? किसी भी वस्तु के मूल्य में क्या जुड़ा होगा? फैक्टर कॉस्ट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जो सरकार लगाती है किसी और पे, वसूलती किसी और से है। लगाती है किससे? फैक्ट्री पे। और भरता भुगतान कौन करता है उसका? खरीदने वाला कंज्यूमर करता है। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा रहता है ना। तो प्राइस उसी ने प्रिंट कर दी है, टैक्स भी उसी ने जोड़ लिया है, आपसे लेगा, सरकार को दे देगा। बीच में बिचौलिया है बस वो। तो इस तरह के टैक्सेस को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब हम किसी चीज के कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं कॉस्ट में, तो कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या हम कहेंगे? प्राइस। या इसी को आप मार्केट प्राइस भी कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा इन्फ्लेटरी कंडीशंस भी हो जाती हैं, तो आप जो है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। तो प्राइस दो तरह का है। प्राइस समझ में आया क्या है? कॉस्ट समझ में आया क्या है? कॉस्ट समझ में आया क्या है? कॉस्ट वो है जो फैक्टर पर लगा हुआ है। इसको कॉस्ट ना कह के आप फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते हैं, है ना। तो आप कॉस्ट ना कहकर फैक्टर कॉस्ट भी कह। तो फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये मिलकर किसी चीज़ का मूल्य बन जाएंगे। अब मूल्य दो तरह का है, प्राइस दो तरह का है। फिक्स्ड प्राइस और करंट प्राइस। हिंदी में बोलेंगे इसको फिर मूल्य, को बोलेंगे चालू मूल्य। स्थिर मूल्य और चालू मूल्य। चालू मूल्य पहले समझ लो तो स्थिर मूल्य। चालू मूल्य क्या है? जैसे ये तो हो गया। अब वस्तु की कीमत क्या है? वस्तु की कीमत वो है जितना उसमें लागत आई है और जितना उत्पादक ने उस पर टैक्स भरा है। इसके बाद जो वस्तु की कीमत आती है वो क्या है? करंट प्राइस है। वो किस पर डिपेंड करती है? सप्लाई और डिमांड पर। मतलब मार्केट फोर्सेज जो हैं वो मूल्य को तय करते हैं। और मार्केट फोर्सेज किसके अधीन होते हैं? इन्फ्लेटरी सिचुएशंस के अधीन होते हैं, मतलब मुद्रास्फीति के अधीन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको बात समझ। अच्छा ये बताइए कि किसी चीज़ का मूल्य बढ़ गया तो क्या राष्ट्रीय आय बढ़ गई? कैलकुलेशन तो बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं स्थिर मूल्य और चालू मूल्य का, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी बात। जैसे मानो कि एक एक साल है 2021-22 और एक दूसरा साल है 2022-23। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पेन है इसी की इंडस्ट्री से कितना इनकम हुआ है वो हमको निकालना है। ये पेन जो है इसकी इंडस्ट्री को कितना इनकम हुआ है हमको निकालना है अलग अलग वर्षों में, है ना। 2021-22 में ये पेन बनाए गए 1000 और एक पेन का मूल्य है मान लीजिए 5000। ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए 10 रुपये है ना। एक पेन का मूल्य है 10 रुपये, तो कितना इनकम हुआ पेन की इंडस्ट्री को? 10,000 हुआ। तो उस साल का राष्ट्रीय आय कितना है? 10,000 है। अगली साल क्या हुआ? 2022-23 में भी पेन बने कितने? 1000। पेन का मूल्य बढ़ के हो गया 15 रुपये। राष्ट्रीय आय कितनी हुई? 15,000। तो राष्ट्रीय आय में आपको 5,000 की वृद्धि दिख रही है। क्या यह वास्तविक वृद्धि है?
क्यों नहीं है? क्वांटिटी, प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ है, तुमने पैसा छापा है ज़्यादा, और पैसा छापने से कुछ होने वाला नहीं है। पैसा तो चाहे जितना छाप लो ना आप, मशीन आपकी है, छाप लो, पैसा छापने से कुछ नहीं होगा। किससे होगा? राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हमको सही डेटा मिल जाए राष्ट्रीय आय का, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम मूल्य को स्थिर कर दें। हम बोले कि हम 2021-22 वाला ही मूल्य 2031-32 तक काउंट करेंगे। अब डेटा कब बदलेगा? जब प्रोडक्शन बदलेगा। अगर हम फिक्स कर दिए कि नहीं 10 ही रुपये काउंट करेंगे हम हमेशा, हमेशा मतलब कि कुछ साल तक बना लिया हमने, इतने साल तक हम इन्फ्लेशन को हटाएंगे, इन्फ्लेशन काउंट नहीं करेंगे हम, तो ये क्या क्या कर रहे हैं आप ये आगे इधर वाला डेटा कब बदलेगा? जब इधर वाला डेटा बदलेगा। तो बात समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? थोड़ा है ना कॉम्प्लेक्स बात, तो वही तो हमको जानकारी लेनी है। राष्ट्रीय आय हम काहे लिए गिनेंगे? पैसा गिनने के लिए थोड़ा ना। नेशनल इनकम में हम शुरू से क्या बात, बार बार प्रोडक्ट शब्द आ रहा है ना, तो हम प्रोडक्शन लेवल हमारी कंट्री का क्या है ये हमको जानना है ना कि हमारे देश में कितना पैसा है ये जानना है। और राष्ट्रीय आय दोनों बातें बता देती है। अगर उसको हमने चालू मूल्यों पर ले लिया, करंट प्राइसेस पे ले लिया, तो पैसा कितना मार्केट में है ये पता चल जाएगा, और हमने फिक्स्ड प्राइसेस पे ले लिया तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का लेवल क्या है। क्या ये बात समझ में आई? हमने इसको क्यों फिक्स किया? ताकि ये डेटा तब बदले जब यहाँ बदलाव हो। ये घटा तो वो घटेगा, ये बढ़ा तो वो बढ़ेगा, ये फिक्स कर रखा है हमने। तो इसको हम कहेंगे फिक्स्ड प्राइस। और अगर हम मार्केट में इस समय इसका जो मूल्य है वो जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं करंट प्राइस। तो आपने जब भी आपने नेशनल इनकम का कोई भी डेटा पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जीडीपी एट फिक्स्ड प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ऐसा करके आपने पढ़ा होगा। तो वो पढ़ने के पीछे यही उद्देश्य होता है। जब आप पढ़िएगा कि ये जो है स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय है, तो आप ये समझिएगा कि यही रियल है, इसीलिए उसको जीडीपी के कंटेक्स्ट में उसको क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। और जो हम इस पे कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, क्यों ऐसा टर्म हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वही रियल है और वो नॉमिनल है। बात समझ में आई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? यही डिफ्लेटर है और क्या। जीडीपी को डिफ्लेट किसने किया? जीडीपी डिफ्लेटर टर्म डाल के ना बच्चों को परेशान करते हैं इकोनॉमिस्ट। उनको सीधे बोलना चाहिए था महंगाई। जीडीपी डिफ्लेटर इज इन्फ्लेशन, है ना। बस वो डिफ्लेट कैसे करी है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो जो फिक्स्ड प्राइसेस पे जीडीपी कितना था हमारा? 1000, सॉरी 1000 था फिक्स प्राइसेस पे। करंट प्राइसेस पे हमारा कितना था? 1500। और इसको हमने 1000 से वो कर दिया, ये ऊपर बचा 500, नीचे बचा 1000, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये 0 0 कट गया, है ना। 50% क्या है? डिफ्लेटर है ये, 50% महंगाई बढ़ी है। तो आपके पास जीडीपी का डेटा आया ये 1500, ये 50% महंगाई के कारण से आया, है ना। क्लियर हुआ बात? तो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब कोई नहीं, वो कंफ्यूज मत होना। जीडीपी डिफ्लेटर सुन के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? महंगाई है, उसी का दूसरा नाम रख लिया है लोगों ने।